वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू आवर नेक्स्ट क्लास। हम लोग ने पिछली कुछ क्लासेस में अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट्स पढ़ने की कोशिश की और उनके बीच में डिफरेंसेस समझने की कोशिश की। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है और उनके बीच में डिफरेंसेस किस तरीके से हैं। लेट्स रिकैप इट वेरी क्विकली। आइए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यस, जो कि हर तरीके से सही होता है। उसके बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमने देख लिया था। देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमने देखने की कोशिश करी थी। हमने ये भी देखा था कि एक वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, और हमने ऐसे ही कुछ एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में डिफरेंसेस समझने की कोशिश की थी। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने देखा था वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में पहला कंपैरिजन पढ़ा था हमने, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, यानी कि शुरुआत से ही गलत होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। तो ये यहीं पर आकर रुक जाते हैं, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। दोज आर नोन एज वॉइड अग्रीमेंट, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही गलत हो, कभी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे पहुंच ही नहीं पाते हों। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जिस समय बनाए जा रहे थे उस समय तो सही थे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक पूरे पहुंच गए, लेकिन बाद में कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा हो गया, लाइक द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर होंडा एक्टिवा, या फिर चेंज इन लॉ, अफीम की खेती, ओपियम की खेती, कि जिस समय बनाया गया उस समय तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, लेकिन बाद में लीगल एनफोर्सिएबिलिटी वाला जो ये हिस्सा है ये वापस इससे जुदा हो जाता है, और ये सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नो मोर एनफोर्सिएबल, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। परिभाषा क्या है void contract की? वापस सुनिए, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। यानी कि जिस समय से वो सीज हो जाता है एनफोर्सिएबल होने से, उसी समय में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ब्रेक करके पढ़ेंगे, टुकड़े करके पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से डेफिनेशन समझ में आएंगी। हमने डिफरेंस पहले दिन देख लिया था, वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये शुरुआत से ही गलत, और ये शुरुआत में तो सही कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं रहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अभी अपन ने यहां पर देखा था, जो बनाए थे उस समय तो सही होते हैं, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस वजह से एनफोर्सिएबल नहीं रहते हैं। जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड प्लस एबल, सच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव गॉट द एबिलिटी टू बिकम वॉइड, यानी कि नॉट एनफोर्सिएबल। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को किसके साथ में कनेक्ट किया था कल अपन ने? फ्री कंसेंट के साथ में। द एलिमेंट ऑफ फ्री कंसेंट इज मिसिंग इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और एक्स और वाई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें वाई की कंसेंट एक्स ने जबरदस्ती ली गई थी, तो वो उसकी चूंकि फ्री कंसेंट नहीं थी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ओनली दैट पार्टी whose consent was not freely taken but not at the option of other or others। अदर और अदर्स का भी कारण बताया था। हो सकता है यहां पर
लेफ्ट हैंड साइड में दो पार्टीज मिलके कॉन्ट्रैक्ट बना रही हो और राइट हैंड साइड में दो पार्टीज मिलके बना रही हो जिनकी कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई हो। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई है, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंटिन्यू करे, उसे एनफोर्सिएबल बने रहने दे, वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देवे, वॉइड बना देवे, खत्म कर देवे। और हमने कल वो 4 अलग अलग तरीके भी पढ़े थे जिनसे कि ली गई कंसेंट कभी भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। जनरली इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होता है। कोर्जन, फटाफट क्विक रिकैप, आईपीसी में प्रोहिबिटेड कोई भी चीज के द्वारा या उसकी थ्रेटनिंग देने के द्वारा आपने एक्स ने वाई की कंसेंट हासिल की है, लाइक किडनैपिंग, बीटिंग, मर्डरिंग एटसेट्रा। अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें फिजिकल नहीं, इसमें मेंटल थ्रेट होता है। One party is in a position to dominate the will of another party and it is using that dominating position to obtain an unfair advantage over the other party. Boss subordinate relationship, फ्रॉड, धोखा देने के इंटेंशन से गलत बात रिप्रेजेंट कर दी है। मिस रिप्रेजेंटेशन, धोखा देने का तो कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन बात तो आपने फिर भी गलत ही रिप्रेजेंट करके वाई की कंसेंट ली है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये भी हमने देखा था। आइए आज हम नेक्स्ट कंपैरिजन चालू करेंगे। पहले करेंगे कि इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। हाउ आर, पॉइंट नंबर 1, व्हाट आर इलीगल एग्रीमेंट्स। पॉइंट नंबर 2, हाउ आर इलीगल एग्रीमेंट्स ऑल्सो a category of void agreements. And point number 3, comparison between illegal agreements and void agreements. तो आइए चालू करते हैं इलीगल एग्रीमेंट वाले पोर्शन को। तो आइए हम देखना स्टार्ट करते हैं व्हाट आर इलीगल एग्रीमेंट्स। एन एग्रीमेंट is illegal if it is forbidden by law, यानी कि लॉ में वैसा करने को साफ मना किया गया हो, कोई लॉ उससे प्रोहिबिट करता हो, और it is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law, यानी कि डायरेक्टली तो कहीं पर उसे मना नहीं किया गया है लेकिन इनडायरेक्टली यदि आपने उस तक पहुंचने की कोशिश की तो फिर इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ और इज फ्रॉड्यूलेंट, या फिर धोखा देने की इंटेंशन से बना हुआ है। मेन पार्ट जो इस इलीगल एग्रीमेंट में आपको समझना है, दैट इज एन एग्रीमेंट इज इलीगल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि लॉ में उस काम को करने के लिए मनाही है, मना किया गया है। एक्स वाई को एक ऑफर देता है कि मेरी तो यार एक्स बोलता है वाई को मेरी जेड से दुश्मनी है, यदि आप उसका मर्डर कर दोगे, जेड का मर्डर मेरे लिए कर दोगे तो मैं बदले में आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ये एग्रीमेंट जो है, क्या इंडियन पीनल कोड में मर्डर करना सही माना गया है? नहीं, मना किया गया है। सो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ और नॉट, लॉ में ऐसे कामों को करना रोका गया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग या कोई भी लॉ में वैसा काम करने को साफ तरीके से मना किया गया है और आप फिर भी वो काम जाकर करते हैं, उस काम के लिए एग्रीमेंट बनाते हैं, तो आपका ऐसा एक्ट इलीगल इन नेचर होता है या नहीं होता है? यस, इट इज इलीगल इन नेचर एंड एग्रीमेंट इज इलीगल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। मेन पार्ट जो इसमें आपको ध्यान देना है वो इसी पे है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर करने के एग्रीमेंट एटसेट्रा। अब बहुत इंपॉर्टेंटली समझने की कोशिश कीजिए, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। पहले पढ़ा हुआ एक क्वेश्चन ध्यान आ रहा है या नहीं हो रहा है?
that every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. Every contract is an agreement, but every agreement is not a contract. ये क्वेश्चन देखा था हमने सेक्शन 10 में, आंसर भी लिखने की कोशिश की थी उसकी आप लोगों ने। और उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. All illegal agreements are void, यानी कि ये void का मतलब यहां पर क्या है, void agreements, void agreement, ठीक है। So all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. सबसे पहले वापस रिकैप रिमेंबर करो, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स, यस यस, फटाफट याद करने की कोशिश करो मन में, क्या याद आया। वॉइड एग्रीमेंट्स जो कि शुरुआत से ही गलत होते हैं, वॉइड एब इनिशियो जो कि शुरुआत से ही गलत होते हैं। तो यदि हम ये बोलें ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट, क्या सारे इलीगल एग्रीमेंट्स, मर्डर करने के लिए आपने जो एग्रीमेंट बनाया है वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होता है। एक तो शुरुआत से ही गलत होता है, नंबर 2 वॉइड का मतलब नॉट एनफोर्सिएबल, नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ। तो क्या वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट जो आपने बनाया है वो भी तो नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ होगा। मान लो ये एग्रीमेंट मर्डर करने का जो है, एक्स और वाई ने आपस में बनाया, वाई ने जाके जेड का मर्डर तो कर दिया भाई, लेकिन एक्स वापस उसे पैसे नहीं दे रहा है। 10 लाख रुपए जो देने का वादा किया था वो 10 लाख रुपए एक्स वाई को नहीं दे रहा है। तो अब इतनी सिंपल सी बात आप मुझे बताइए, क्या वाई इस एग्रीमेंट को जाके कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है ऐसा एग्रीमेंट, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, तो बात तो वही हो गई, बस इसको स्पेसिफिकली, इलीगल एग्रीमेंट को लॉ में स्पेसिफिकली मना कर दिया गया है, पहले से एकदम 100% मना कर दिया गया है, ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं बनाने हैं। मर्डर करने के लिए आईपीसी में मना किया गया है ना, किडनैपिंग करने के लिए, बीटिंग देने के लिए, ठीक है, धमकी देने के लिए, डिफेम करने के लिए, ठीक है। तो इलीगल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे लॉ में प्रोहिबिटेड होते हैं, मना किए गए होते हैं, इसलिए वो वॉइड एग्रीमेंट्स तो होते ही हैं, शुरुआत से गलत होते ही हैं, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड नॉट एनफोर्सिएबल होते ही हैं। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड? यहां वॉइड का मतलब क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। अब सेकेंड पार्ट पे आइए, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। अरे यार, इसका क्या मतलब हुआ? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, समझा था ना। उसी तरीके से ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। देखिए, जब हम वॉइड एग्रीमेंट्स का चैप्टर करेंगे तो हम करीब करीब 11 टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर है एक डिटेल में, अभी तो अपन इंट्रोडक्शन का पार्ट के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों। वॉइड एग्रीमेंट्स के 11 अलग अलग प्रकार के हम टाइप्स देखेंगे। मैं कुछ यहां पर आपको ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसे समझाने के लिए यहां पर आपको कुछ उन 11 में से एक या दो टाइप्स अभी समझाता हूं। देखिए, वॉइड एग्रीमेंट का पहला एग्जाम्पल, अब पहला एग्जाम्पल वॉइड एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज uncertain. Agreements the meaning of which is uncertain. हमने क्या पढ़ा था? One of the essential elements of a valid contract is that there must be certainty. Uncertainty का element आते ही क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा और वो क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट ही बन के रह जाएगा। कौन सा एग्जाम्पल लिया था इसमें? याद करने की कोशिश कीजिए। कौन सा एग्जाम्पल? एक ऑयल वेंडर का एग्जाम्पल लिया था हमने। क्या? एक्स जाके एक ऑयल वेंडर को बोलता है, भैया 100 लीटर ऑयल दे देना।
तो यदि वो केवल मूंगफली के तेल का वेंडर है तब तो इसमें इस स्टेटमेंट में कोई अनसर्टेनिटी आई नहीं, वो सीधा 100 लीटर्स मूंगफली का तेल निकालेगा और दे देगा। और यदि वो मल्टीपल तरीके के ऑयल्स में डील करने वाला ऑयल वेंडर है तो फिर क्या होगा, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया ना, इसने मांगा तो होगा मूंगफली का, वो दे देगा तिल्ली का तेल, तिल का तेल होता है ना, वो दे देगा। तो ये एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया यहां पर या नहीं आ गया। या फिर मकान एक बंदे ने दूसरे बंदे से किराए पे लिया और बोला यदि ये अभी तो मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं और यदि ये मकान मेरे लिए लकी प्रूव हुआ तो मैं किराया आपको 15,000 रुपए से पे करूंगा, ये आ गया अनसर्टेनिटी का एलिमेंट। ठीक है, तो अब अनसर्टेनिटी का एलिमेंट जिस भी एग्रीमेंट में है वो क्या हो गया, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट और नॉट। यस, इट इज डेफिनेटली एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं है। क्यों इलीगल नहीं है यार, कुछ कामों को तो लॉ में स्पेसिफिकली मना कर दिया जाता है कि आपको ऐसे काम नहीं करने हैं, जबकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि लॉ में स्पेसिफिकली मना नहीं किए गए होते हैं, जैसे कि पर फिर भी चूंकि उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो एनफोर्सिएबल नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। वापस समझना, इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में सबसे बेसिक बात, वॉइड वर्ड का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट एनफोर्सिएबल। तो वॉइड एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट जो कि लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं। बट सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो ये जरूरी नहीं है, लॉ में मना किए गए हो वैसा काम करना ये जरूरी नहीं है। ये अलग बात है कि हम उन्हें एनफोर्स नहीं करा सकते हैं, लेकिन एक इलीगल एग्रीमेंट कौन सा होता है जिसे लॉ में करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोहिबिट किया गया होता है, कहीं ना कहीं मना किया गया होता है। तो एक इलीगल एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो या गलत होता है ना, और वो लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। बट सारे के सारे बट वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरली इलीगल, यानी कि तेल खरीदने और बेचने के लिए जो अभी अपन ने यहां पर एग्जाम्पल लिया था जिसमें चूंकि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया था इसलिए वॉइड एग्रीमेंट बन गया, लेकिन ये इलीगल नहीं हुआ, लॉ में ऐसा काम करने को कहीं मना नहीं किया गया है। गॉट द डिफरेंस बिटवीन इलीगल एग्रीमेंट एंड void agreement? Every illegal agreement is void. Why void? Because it is not enforceable by law and it is void since beginning and उसे law में मना किया गया है। But every void agreement is not illegal. Why not illegal? Because जरूरी नहीं है ऐसे कामों को लॉ में मना किया गया हो, लेकिन वो किसी दूसरे कारणवश लाइक अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट हम उन्हें एनफोर्स नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन वो लॉ में वैसा करना मना नहीं किया गया हो। ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया वॉइड एग्रीमेंट का जो मैंने लेके समझाया था आपको? क्या आपको ये समझाया गया था तेल वाले वेंडर का एग्जाम्पल? आशा करता हूं आपको ये पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन जहां पर वॉइड एग्रीमेंट का, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बना देता है, जल्दी बोलो? प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन अग्रीमेंट। एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। यस, अपन ने पढ़ा था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस एक्चुअली क्या बनते हैं, सेट ऑफ टू प्रोमिसेस, वन गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, अनदर गोइंग फ्रॉम वाई टू एक्स। ये बात ध्यान है, याद है, आज दिन तक बहुत बार ये एग्जाम्पल ले चुका हूं। ठीक है, अब समझने की कोशिश कीजिए। अपन ने वहां पढ़ा था कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन
रिटर्न। और ये भी पढ़ा था, बोथ द पार्टीज मस्ट रिसीव द एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन। दोनों ही पार्टीज को अपने अपने काम करने या प्रॉमिस करने के बदले में वापस समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना ही चाहिए। यदि कंसिडरेशन का एलिमेंट मिसिंग हो जाएगा तो क्या ये ट्री एग्रीमेंट तक पहुंच पाएगा, या फिर क्या ये ट्री कॉन्ट्रैक्ट बनने तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इट इज वेरी सिंपल। तो अब एक बात समझो, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन मतलब समझे, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन का एलिमेंट यहां पर नहीं मिल रहा है, केवल एक ही पार्टी को कंसिडरेशन का एग्रीमेंट मिल रहा है, तो फिर वो भी एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट का। एक्स ने वाई को वादा किया कि मैं आपको अपनी रोलेक्स वॉच दे दूंगा, और वाई ने एक्स को बदले में कुछ भी कंसिडरेशन नहीं दिया, कुछ भी कंसिडरेशन नहीं दिया। तो ये क्या है? चूंकि द एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज मिसिंग फॉर बोथ द पार्टीज, एक पार्टी ने दूसरे को दिया, वो सफिशिएंट नहीं होगा, दूसरी पार्टी को भी पहले पार्टी को वापस कुछ कंसिडरेशन देना होगा। चूंकि इस एग्जाम्पल में दोनों पार्टीज के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो ये जो एग्रीमेंट इनके बीच में बन रहा है ये सही नहीं हुआ, एंड दस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट विच इज not enforceable by law, which is void since beginning. yes, जो शुरुआत से ही गलत है। ठीक है, तो ऐसे जिनमें एग्रीमेंट जिनमें कंसिडरेशन का एलिमेंट नहीं है आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट्स का एग्जाम्पल हो गया। पर चलो, ऐसा एग्रीमेंट घड़ी देने का और बदले में ये कुछ नहीं दे रहा है, ये वॉइड एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन ये इलीगल तो नहीं है ना, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे एग्रीमेंट को बनाने का मना तो नहीं किया गया ना लॉ में स्पेसिफिकली, लाइक इंडियन पिनल कोड और सम अदर लॉ। यस, तो क्या आप अब इस एग्जाम्पल इस लाइन को समझ पाए? all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. सभी illegal agreements तो void agreements होते ही हैं। void मतलब not enforceable by law, void ab initio since beginning, क्योंकि उन्हें लॉ में पहले से ही प्रोहिबिट कर दिया जाता है, वो एक प्रकार के void agreement ही होते हैं। बट हर void agreement illegal agreement नहीं होता है, ये अलग बात है। दोनों ही enforceable बाय लॉ नहीं होते हैं और शुरुआत से ही गलत होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल, इलीगल एग्रीमेंट, आर एग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर, इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। आर एग्रीज टू विद एस टू परचेज ब्राउन शुगर इज अ सॉर्ट ऑफ ऐसा मटेरियल जिससे नशा किया जाता है, तो लॉ में ऐसी चीजों को की खरीद फरोख्त करना प्रोहिबिटेड माना गया है, इसलिए इलीगल एग्रीमेंट है। आइए डिटेल में देखते हैं इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। अब सबसे पहले स्कोप, एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड, ये तो अपन ने पढ़ा ही था, क्वेश्चन अभी ऊपर करके ही आ रहे हैं। इलीगल एग्रीमेंट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, बट वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट illegal. Yes, it may not be illegal agreement, so we can say that illegal agreement is just a type of void agreement. All void agreements are not necessarily illegal. So an illegal agreement is always void, वो तो होता ही है, but a void agreement may not be illegal agreement. It may or may not. It may or may not. It is not necessary that every void agreement is an illegal agreement. Some type of void agreements are only illegal agreements जिनमें की लॉ ने स्पेसिफिकली मना किया गया है। सो मे का मतलब यहां समझ में आया, अ वॉइड एग्रीमेंट, चूंकि इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं तो वॉइड एग्रीमेंट मे बी एन मे और मे नॉट बी एन इलीगल एग्रीमेंट। बात समझ में आई? वॉइड एग्रीमेंट जो कि शुरुआत से ही गलत होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होते हैं। सो
हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होगा, लेकिन हर वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि इलीगल एग्रीमेंट हो ही हो, पहला। दूसरा, इफेक्ट ऑन कोलेटरल एग्रीमेंट। कोलेटरल एग्रीमेंट का मतलब समझो। एक्स ने वाई के साथ में एग्रीमेंट किया कि वो जेड का मर्डर कर देगा। इस बाबत एक्स को एक बंदूक खरीदने की जरूरत महसूस हुई। बंदूक खरीदने के लिए पैसे की जरूरत हुई। पैसे के लिए एक्स और ए के बीच में, एक्स और ए के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ? कि ए इसे बंदूक खरीदने के लिए 20,000 रुपए देगा। तो ये वाला जो सेकेंड सेट ऑफ एग्रीमेंट है, ये इस फर्स्ट सेट ऑफ एग्रीमेंट जो एक्स और वाई के बीच में हुआ है, उस काम को करने के लिए एक्स और ए के बीच में एक कोलैटरल एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि मेन नंबर 1 एग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? आया कोलैटरल एग्रीमेंट का मतलब समझ में? सो एग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो इलीगल एग्रीमेंट को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, तो वो कोलैटरल एग्रीमेंट्स है। किसी भी एग्रीमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो सेकेंडरी एग्रीमेंट बने, दैट इज कोलैटरल एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट इज ऑल्सो ऑलवेज वॉइड एंड कैनॉट बी एनफोर्स्ड। एक्चुअली ए जब एक्स को बंदूक खरीदने के लिए 20,000 रुपए दे रहा है, तो क्या वो एक इलीगल एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। इसी वजह से एग्रीमेंट कोलैटरल टू इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। वो उसको भी हम, इसको तो हम गलत मानते ही हैं, एग्रीमेंट नंबर 1 को। एग्रीमेंट नंबर 2 को भी हम गलत ही मानेंगे, वॉइड ही मानेंगे, एंड दस इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड। जबकि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू वॉइड एग्रीमेंट में ऑल्सो बी वॉइड, इट मे बी वैलिड ऑल्सो। जो कि एक्स ने वाई को यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है विच इज वॉइड एग्रीमेंट बट विच इज नॉट इलीगल एग्रीमेंट, इस और अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए एक्स ने ए से उधार लिया है, तो ये सेकेंड सेट ऑफ एग्जाम्पल इज एन कोलैटरल ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट टू फर्स्ट सेट ऑफ एग्रीमेंट। यस। सो यदि वो वॉइड एग्रीमेंट है और वो ये जो सेकेंड सेट ऑफ एग्रीमेंट विच इज an example of collateral to such void agreement, it is not necessary that agreement collateral to void agreement may also be void, it may be valid also। यानी कि ये enforce कराया जा सकता है। ये भले ही इससे enforce नहीं कराए, इसे तो एनफोर्स कराया जा सकता है, क्योंकि यहां पर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसे लॉ में प्रोहिबिट किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने, वाई एक ऑयल वेंडर है, इससे तेल खरीदने 100 लीटर तेल खरीदने के लिए यहां पर पेमेंट करना है। कौन सा तेल ये यहां पर डिस्क्राइब नहीं किया, इस वजह से एम्बिग्विटी आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई। अनसर्टेनिटी के कारण ये एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड एग्रीमेंट बन गया। लेकिन एक्स ने ये तेल खरीदने के लिए ए से 10,000 रुपए उधार लिए थे मान लीजिए, तो अब ये 10,000 रुपए वापस लेने और देने का एग्रीमेंट तो एनफोर्स कराया जा सकता है या नहीं जा सकता है? सो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट एक्स जो है, आई एम सॉरी, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि एक वॉइड एग्रीमेंट के साथ में जो कोलैटरल एग्रीमेंट बन रहा है वो हमेशा गलत ही हो। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन एक इलीगल एग्रीमेंट के साथ में जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन बनाया जा रहा है वो तो हमेशा गलत ही होगा, वॉइड ही होगा, एंड इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सेकंड समझ में आया डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, पनिशमेंट। इलीगल एग्रीमेंट्स आर पनिशेबल। मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? जबकि देयर इज नो पनिशमेंट टू द पार्टीज इन वॉइड एग्रीमेंट। अरे यार, कंसिडरेशन का एलिमेंट नहीं दिया तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आई? इतना
आसानी से याद रहने वाला डिफरेंस है। और चौथा नेचर, इलीगल एग्रीमेंट्स आर फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ में ये तो आपने बेसिस के टाइम ही समझ लिया था, फॉरबिडन बाय लॉ मना किया गया है, जबकि वॉइड एग्रीमेंट्स दो नॉट एनफोर्सिएबल इट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन लॉ, इसमें तो प्रोहिबिशन होता है, ये इन्हें करना मना होता है, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड इन लॉ, ऐसे कामों के लिए प्रोहिबिशन नहीं होता है, बट आप उन्हें एनफोर्स नहीं कर सकते हो। बस ये बातें समझ में आई। तो हमने तीन अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स में कंपैरिजन किया था, जो कि इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको रिवीजन भी कराया है। बहुत ध्यान से इसे आप लोग वापस रिवाइज कीजिएगा। आइए लास्ट पार्ट कर लेते हैं अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो लॉ में देखिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स में सब कुछ सही होता है, ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है, प्रॉमिस भी होता है, कंसिडरेशन का एलिमेंट भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है, और ये ऐसे एग्रीमेंट होता है जो कि बिल्कुल सही होता है, लॉ में एनफोर्स कराया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है, कोई एक टेक्निकल डिफेक्ट आ जाता है बेटा, टेक्निकल डिफेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंपलसरी बना दिया जाता है कि वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं तो उन्हें राइटिंग में ही बनाया जाएगा, इट शुड बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज, इट शुड हैव बीन पेड एंड मेड ऑन अ स्टाम्प पेपर, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी पे करके वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाना चाहिए। तो यदि जमीन खरीदने और बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है, राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द रजिस्ट्रार, स्टाम्प ड्यूटी उस पे की गई होनी चाहिए। ये सब टेक्निकलिटीज हैं या नहीं है? जहां पर बाकी सारे एलिमेंट्स तो चीजें तो हैं, लेकिन ये टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई है, और फिर कोई पार्टी उसे कोर्ट में एनफोर्स कराने के लिए जाएगी, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग में नहीं है या साइन नहीं है, तो फिर उस केस में होगा इट कैन नॉट बी वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, बाकी हर तरीके से सही है, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट लाइक दीज एग्जाम्पल्स it cannot be enforced by a law, by the law is called unenforceable contract। good in substance सब कुछ सही है, लेकिन टेक्निकल डिफेक्ट आ गया है, उस टेक्निकल डिफेक्ट के कारण it cannot be enforced by law, it is thus unenforceable contract। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स न तो void होते हैं न voidable होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल, कोई एक पर्टिकुलर लॉ जैसे कि जमीन के खरीद फरोख्त का लॉ बोलता है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, विटनेस होने चाहिए, स्टाम्प्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, इनमें से कोई भी, बाकी सारे हैं, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है, कहीं लॉ में प्रोहिबिट भी नहीं किया गया है, लेकिन ये टेक्निकलिटीज आपने पूरी नहीं की, तो अब कोर्ट में एनफोर्स कराना चाहोगे तो एनफोर्स नहीं हो पाएगा। thus the contract cannot be enforced if all the legal formalities are not complied with। with this we finish our segment A of types of contracts। कल हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का सेगमेंट नंबर बी और सेगमेंट नंबर सी पूरा करने की कोशिश करेंगे। एंड वापस इस चैप्टर को पढ़िएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ टर्म्स इसमें ऐसी आई हैं जहां पर मैंने आपको काफी बार बोला होगा, ये आपस में, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, बाद में डिटेल में चैप्टर में और डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये अपने आप में एक पूरा एक फ्री कंसेंट के चैप्टर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें बाद में जहां जैसे जैसे फ्लो बनेगा वैसे वैसे देखना स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूं आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, अपने डेजिग्नेटेड टाइम में कॉल कीजिएगा। अपना होमवर्क इसे अपनी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स बना के नोट डाउन कीजिए। आपको डेफिनेटली यदि समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मुझे बस इंडिकेट कीजिएगा सही अपने टाइम गैप में जो डेजिग्नेटेड है, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा अपने इस लॉकडाउन पीरियड में, और बाहर तब तक मत निकलिएगा बेटा जब तक कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। थैंक्स अ लॉट।
Meet you again in the very next class. Thank you.